एमए पूर्वार्ध राजनीति विज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो विपरीत अर्थ वाली अवधारणाएं हैं। सदियों से विश्व भर की शासन व्यवस्थाएं इसी प्रश्न से जूझती रही है कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण किया जाए। दोनों अवधारणाओं की अपनी अपनी विशेषताएं, गुण तथा दोष हैं। तो ये कहा जाना कि पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण, एकरूपता एवं निश्चितता स्थापित करने की स्वाभाविक इच्छा तथा सरकारी प्रशासन को स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखकर शासन करने की जनता की मांग में समन्वय स्थापित करना संगठन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। एक और नियोजित अर्थव्यवस्था, सशक्त तथा प्रभावशाली प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केंद्रीकरण पर बल देती है कि केंद्रीकरण होना चाहिए प्रशासन का। तो दूसरी ओर जनसहयोग से लोकतंत्र की स्थापना का आश्वासन एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती मांग विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। तो यही कारण है कि अधिकांश देशों में न तो पूर्ण केंद्रीकरण अपनाया गया है और न ही विशुद्ध रूप से विकेंद्रीकरण प्रणाली में रुचि दिखाई गई है। भारत में भी जहां नीति आयोग केंद्रीकरण की प्रतीक संस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पर्याय हैं। तो मित्रों, केंद्रीकरण वह अवधारणा है जो प्रत्यायोजन के विपरीत है, और जहां केंद्रीकरण में अधिकाधिक शक्तियां संगठन के उच्च स्तर पर केंद्रित होती है, वहीं विकेंद्रीकरण में सत्ता का छितराव होता है, प्रत्यायोजन हो सत्ता का होता है। इनके अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण मुख्यतः संगठन में निर्णय लेने की शक्ति तथा भौतिक सुविधाओं के जमाव अथवा बिखराव को स्पष्ट करते हैं कि यदि भौतिक सुविधाओं का जमाव है, एक स्थान पर केंद्रीकरण है, तो ये केंद्रीकरण है, और यदि वो बिखराव है तो वो विकेंद्रीकरण है। जैसे एल.डी. व्हाइट के अनुसार प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत उच्च स्तर से निम्न की ओर व्यवस्था विकेंद्रीकरण कहलाती है। इसी तरह से लुईस ए एलन के शब्दों में केंद्रीकरण से आशय उस स्थिति से है जिसमें किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिए जाते हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, अपितु संगठन में एक उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण से आशय उस स्थिति से है जिसमें निर्णय जो है वो उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, और जो अधिकांश व्यक्ति कार्य करते हैं वो निर्णय में भागीदारिता नहीं रखते हैं, निर्णय उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये केंद्रीकरण है। और विकेंद्रीकरण की स्थिति में क्या है, अधिकारों का प्रत्यायोजन स्थायी रूप से उन स्तरों को कर दिया जाता है जो कि कार्य का निष्पादन करते हैं। तो इस तरह से यदि हम दोनों के अर्थ के आधार पर देखें, तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का फैसला जो है हम किस आधार पे करते हैं। मुख्यालय में निर्णित मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों का कितना परामर्श लिया गया या कितना उन्हें महत्व मिला। यदि ज़्यादा महत्व मिला है तो विकेंद्रीकरण है, और महत्व नहीं मिला है तो केंद्रीकरण है। कितने मामले क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के पास निर्णय हेतु भेजे जाते हैं। इसी तरह से क्षेत्र की निर्णय क्षमता तथा प्रक्रिया को प्रभावित करने में केंद्रीय नियमों और आदेशों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। सामान्यतः हम स्पष्ट करते हुए कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण को स्पष्ट करते हुए कह सकते हैं कि अधीनस्थ व्यक्तियों तथा इकाइयों को स्वेच्छा से कार्य करने और निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां सौंपी जाए। इसी तरह से मुख्यालय द्वारा कम से कम नियंत्रण किया जाए, निर्वाचित निकायों के हाथों में अधिकाधिक शक्तियां सौंपी जाए, और प्रशासन में जनसहभागिता स्पष्ट रूप से दिखे। इसी प्रकार से जनता के निकट तथा मुख्यालय से दूर स्वतंत्र क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना होनी चाहिए, और विभिन्न नीतियों, कार्यों, नियमों के संबंध में अधीनस्थ इकाइयों को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो ये विकेंद्रीकरण के संदर्भ में मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि सामान्यतः विकेंद्रीकरण को हम इस प्रकार से स्पष्ट
कर सकते हैं। यदि हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि अलग अलग दोनों को समझना चाहिए। पहले हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण में हम उसके प्रकार देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो मित्रों, विकेंद्रीकरण को मोटे रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दूसरा है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दूसरा है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। मित्रों, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का आधार जो है प्रशासनिक संगठन के अंदर अधीनस्थ विभागों या इकाइयों की सत्ता प्रदान करना है। स्पष्ट है कि ये प्रत्यायोजन का अधिक सुधरा हुआ और लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो प्रशासनिक संगठन में इस प्रकार से विकेंद्रीकरण हो सकता है, 4 प्रकार से हो सकता है। पहला है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, जब संगठन में उच्च इकाई ठीक अपने से नीचे की इकाई को कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है तो वह ऊर्ध्वाधर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब संगठन में उच्च इकाई ठीक अपने से नीचे की इकाई को कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है तो ये ऊर्ध्वाधर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। दूसरा है क्षैतिजिक। समस्तरीय विकेंद्रीकरण है ये एक प्रकार का। इसमें क्या है, समान स्तर के अधिकारी या प्रशासनिक इकाई को कार्य, अधिकार और निर्णय सत्ता सौंप दिए जाते हैं। अपने ही समान अधिकारी या इकाई को जब कार्य, अधिकार और सत्ता, निर्णय सत्ता सौंप दी जाती है तो ये क्षैतिजिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। तीसरा है क्षेत्रीय यानी भौगोलिक विकेंद्रीकरण। जब कोई विभाग या प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उन्हें कार्यकरण में स्वतंत्रता दे देता है तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि विभिन्न कार्यालयों के संभागीय कार्यालय होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं या जिला स्तरीय कार्यालय देश भर में स्थित होते हैं। चौथा प्रकार आता है कार्यात्मक। जब कोई मंत्रालय या विभाग या संगठन अपने किसी कार्य को आधार बनाकर पृथक से उस कार्य को संपादित करने की इकाई बना देता है तो ये कार्यात्मक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। जैसे कि भारत में क्या है, लोक प्रशासन के द्वारा ये विकेंद्रीकरण खूब किया गया है। जैसे चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग इस तरह से अलग से स्थापित कर दिए गए हैं। तो विकेंद्रीकरण के जो 2 प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण 4 प्रकार का है। ऊर्ध्वाधर, जिसमें ऊपर से जस्ट बाद वाली इकाई या अधिकारी को प्रशासनिक निर्णय और सत्ता सौंप दी जाते हैं, निर्णय लेने की सत्ता सौंप दी जाती है। क्षैतिजिक में समान स्तर के अधिकारी या इकाई को कार्य सौंपा जाता है, अधिकार, निर्णय सौंपे जाते हैं, निर्णय लेने की सत्ता। तीसरा क्षेत्रीय है, यानी क्षेत्र अलग अलग कार्यालय बना दिए जाते हैं और इसमें कार्यात्मक में कार्य को ही बांट दिया जाता है। जैसे कि चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, इसी तरह से अलग अलग बना दिए जाते हैं विभाग जो हैं। अब हम बात करें राजनीतिक विकेंद्रीकरण की। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्या है, केंद्रीय सत्ता द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को सत्ता देने की प्रक्रिया की जाती है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, भावनाओं और विभिन्न दबावों से है। भारत में कार्यरत पंचायती राज संस्थाएं राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सटीक उदाहरण है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार अपनी शक्तियां और कार्य सौंप देती है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रशासनिक संगठनों में कुशलता लाने और कार्य को शीघ्रता तथा सरलता के साथ करने के पक्ष में झुकी हुई प्रतीत होती है, जबकि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा जो है शासन के प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता और शासन संचालन में जनता की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से 2 प्रकार हुए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दूसरा राजनीतिक विकेंद्रीकरण। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के गुणों की। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके लाभ कौन कौन से हैं। पहला है जनभावनाओं के अनुकूल। विकेंद्रीकरण को प्रायः जनता की मांग, आवश्यकता तथा दबाव के कारण अपनाया जाता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक एवं भलीभांति समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनके प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी होता है। तो ये जन भावनाओं के अनुकूल है। दूसरा इसका गुण है विकेंद्रीकरण का लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार।
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से केवल जनता एवं शासन में ही प्रजातंत्र का विकास नहीं होता, बल्कि यह संगठन के अंदर भी लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आस्थाओं का प्रसार करती है। संगठन में सभी कार्य तथा निर्णय केवल उच्च स्तर पर ही हो और अधीनस्थ इकाइयाँ उच्च स्तर के आदेशों, उच्च सत्ता के आदेशों का ही पालन करें और इन इकाइयों की निर्णय, नीति एवं कानून निर्माण में कोई सार्थक भूमिका न हो, तो स्पष्ट है कि ऐसे संगठन में मनोबल वृद्धि नहीं होती है और न ही उत्साह एवं पहल क्षमता रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विकेंद्रीकरण केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा ही नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति का पर्याय भी है। तो इसका एक गुण है कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है। तीसरा है कार्य का शीघ्र निस्तारण। यदि संगठन में या शासन में केंद्रीकरण होगा तो एक स्थान या एक अधिकारी के पास कार्य का बोझ हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, न तो कार्य शीघ्र हो पाएगा, न ही कार्य और निर्णयों में गुणवत्ता दिखाई देगी। विकेंद्रीकरण में चूंकि अधीनस्थ या क्षेत्रीय या स्थानीय संस्थाएं अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में निर्णय करने और कार्यवाही करने को स्वतंत्र होती है, इसलिए कार्य में विलंब नहीं होता है, तो कार्य का शीघ्र निस्तारण होता है। चौथा इसका गुण है प्रशासन में लोचशीलता। सामान्यतः प्रशासनिक संगठन अपने कार्यकरण में कठोरता तथा लालफीताशाही से ग्रस्त माने जाते हैं। कार्य में अनावश्यक देरी होती है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या है, प्रशासनिक लोचशीलता तथा गतिशीलता दोनों में वृद्धि होती है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों तथा सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार सुसंगत समाधान तभी किया जा सकता है जबकि निर्णय की सत्ता जो है स्थानीय स्तर पर दी गई हो, तो इसमें लोचशीलता होती है। पांचवा गुण है नवाचारों को प्रोत्साहन। जड़ता को यदि तोड़ना है, नवीन विचारों को अपनाना है, तो ये तभी संभव है जब ऐसा करने की स्वायत्तता मिली हुई हो। केंद्रीकरण में एक रूपता, नियंत्रण तथा समन्वय को अधिक बल दिया जाता है, इसलिए उस व्यवस्था में नई प्रवृत्तियां या नवाचार जो है या सृजनात्मक विचार जो है वो पल्लवित नहीं हो पाते हैं। जबकि विकास प्रशासन की आधुनिक अवधारणा में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि निचले स्तर पर अनुभव की जाने वाली समस्याएं और उनका समाधान स्थानीय स्तर पर जब कर दिया जाता है तो इससे विकास कार्यों को गति मिलती है। छठा गुण है आत्मविश्वास में वृद्धि। संगठन के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ इकाइयों में कार्य करने वाले कार्मिक यदि उच्च स्तरीय सत्ता के निर्णय एवं आदेश की क्रियान्विति करते रहेंगे तो उनका मनोबल कम होता चला जाएगा और वे चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, आकस्मिक संकटों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी होता है कि अधीनस्थों को स्वावलंबी बनाया जाए, अभिप्रेरित किया जाए, योग्यता सिद्ध करने के अवसर दिए जाए, जो कि विकेंद्रीकरण में ही संभव है। तो विकेंद्रीकरण से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसी तरह से इसका एक गुण है नीति एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य। केंद्रीकृत अवस्था में संगठन की नीतियाँ, कानून, नियम, कार्यक्रम, योजनाएं उच्च स्तर पर निर्मित होते हैं और निम्न स्तर पर सिर्फ क्रियान्विति होती है। तो इससे क्या होता है, कार्य अच्छा नहीं हो पाता, उसका विफल रहने की संभावना रहती है। जबकि विकेंद्रीकरण के माध्यम से नीतियाँ एवं योजनाएं स्थानीय स्तर पर भी बनती हैं और उनकी क्रियान्विति भी होती है, तो ऐसे में विफलता की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे गुण हैं विकेंद्रीकरण के, जिसमें जनभावनाओं के अनुकूल, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, कार्य का शीघ्र निस्तारण, प्रशासन में लोचशीलता, नवाचारों को प्रोत्साहन, आत्मविश्वास में वृद्धि, नीति एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।